नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। कैम्ब्रिज के वैज्ञानिकों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मंगल के दक्षिणी ध्रुव पर तरल रूप में पानी मिला है। सबूत इस बात के पहले इशारा करते हैं कि मंगल के साउथ पोल के नीचे तरल रूप में पानी है। धरती पर सब ग्लेशियर झीलों की खोज करते समय हमने जिन दो महत्वपूर्ण सबूतों की तलाश की वो अब मंगल पर पाए गए हैं। यूके के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर पानी का पता लगाया है। वैज्ञानिकों ने मंगल के साउथ पोल में आइस कैप के नीचे तरल रूप में पानी के संभावित अस्तित्व होने के नए सबूत जुटाए हैं। शेफील्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की ऊंचाई में बहुत ही छोटे पैटर्न की पहचान की है। नेचर एस्ट्रोनॉमी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक जांच में मिले सबूत इस ओर इशारा करते हैं कि मंगल के साउथ पोल के नीचे तरल रूप में पानी है। उन्होंने दिखाया कि ये पैटर्न कंप्यूटर मॉडल की भविष्यवाणियों से मेल खाते हैं कि कैसे आइस कैप के नीचे पानी है। अध्ययन के सह लेखक शेफील्ड यूनिवर्सिटी के फ्रांसिस बचर ने कहा कि अध्ययन अब तक की सबसे अच्छी डिटेल देता है कि आज मंगल पर लिक्विड फॉर्म में पानी है। इसका मतलब है कि धरती पर सब ग्लेशियर झीलों की खोज करते समय हम जो महत्वपूर्ण तथ्य तलाश करते हैं वो अब मंगल ग्रह पर भी हैं। नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की शुरुआत हो चुकी है। इसी क्रम में केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने कैरोलिन आर बेटोजी, मॉर्टन मेल्डल और के बैरी शार्पलेस को केमिस्ट्री में 2022 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। तीन वैज्ञानिकों को पदार्थों के निर्माण के वास्ते अणुओं के साथ विखंडन के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है। स्वीडिश वैज्ञानिक स्वांते पाबो को मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके बाद फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज की घोषणा की गई, जिसमें तीन वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज दिया गया। एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जिलिंगर को फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। अब साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। शुक्रवार को नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा की जाएगी, जबकि 10 अक्टूबर को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा होगी। बता दें कि 2021 में केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को दिया गया था, जबकि 2020 में इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डॉडना को इस पुरस्कार से नवाजा गया था। भारतीय मूल के कई लोग अमेरिका में अपना परचम लहरा रहे हैं, तो वहीं इसमें एक और नाम शामिल हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिकी प्रतिनिधि के तौर पर डॉक्टर विवेक मूर्ति को नामित किया है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक बयान के अनुसार 45 वर्षीय डॉक्टर मूर्ति सर्जन जनरल के साथ साथ इस नए पद की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। मार्च 2021 में अमेरिकी सेनेट ने देश के 21वें सर्जन जनरल के तौर पर उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी थी। उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के 19वें सर्जन जनरल के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थी। सर्जन जनरल पद पर काबिज व्यक्ति का काम देश की स्वास्थ्य सेवाओं को स्पष्ट, सुसंगत और संसाधन मुहैया कराते हुए बेहतर बनाना है। व्हाइट हाउस ने बयान में कहा कि 21वें सर्जन जनरल के पद पर काबिज रहते हुए डॉक्टर मूर्ति ने स्वास्थ्य संबंधी गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार, युवाओं के मनोवैज्ञानिक समस्याओं समेत सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विस कमीशन कोर के वाइस एडमिरल के रूप में डॉक्टर मूर्ति 6000 से अधिक जन स्वास्थ्य अधिकारियों का नेतृत्व करेंगे। ये जन स्वास्थ्य अधिकारी सबसे वंचित आबादी के लिए काम करते हैं। अब भारत का झंडा और भी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा।
NHAI अटारी सीमा पर देश का सबसे ऊंचा झंडा लगाने के लिए तैयार है। इसकी ऊंचाई 418 फीट होगी। झंडे की स्थापना का काम शायद 15 से 20 दिनों में शुरू हो जाएगा। NHAI के एक अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों से मंजूरी मिलने के बाद NHAI ने परियोजना के लिए टेंडरिंग की प्रक्रिया का पालन करने के बाद एक ठेकेदार को काम पर रखा है। वर्तमान झंडा 360 फीट लंबा है, जिसे 2017 में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया था। इसके बाद पाकिस्तान ने उसी साल अगस्त में वाघा चेक पोस्ट के सामने विपरीत दिशा में एक 400 फीट लंबा झंडा फहराया। नया तिरंगा पाकिस्तानी झंडे की तुलना में 18 फीट लंबा होगा। NHAI के अधिकारी ने कहा कि हमने अनुबंध को मंजूरी दे दी है और झंडे की स्थापना का काम शायद 15 या 20 दिनों में शुरू हो जाएगा। झंडा लगाने का स्थान अभी तय नहीं है, लेकिन BSF के अधिकारियों के सुझाव के अनुसार ये JCP की दर्शक दीर्घा के करीब होने की संभावना है। गैलरी की इमारत की ऊंचाई के कारण बीटिंग रिट्रीट समारोह देखने आने वाले लोगों को वर्तमान भारतीय ध्वज ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। सिगरेट सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। ये लाइन आपने कई जगह सुनी होगी, लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि इस हानिकारक सिगरेट का कुछ ऐसा उपयोग हो जाए कि इससे बच्चों के चेहरे पर खुशी आ जाए? जी हाँ, पर्यावरण बचाने की एक अनूठी पहल, सिगरेट बड से खिलौने बनाए जा रहे हैं। दिल्ली के बाहरी इलाके में कई ऐसी महिलाएं हैं जो सिगरेट के बड से खिलौने बनाती हैं। जी हाँ, ये महिलाएं सॉफ्ट टॉय में सफेद स्टफिंग की जगह सिगरेट बड भरती हैं। दरअसल ये महिलाएं सफेद स्टफिंग को सिगरेट के ठूंठ से बनाती हैं, जो फाइबर में अलग हो जाती है। शहर के अलग अलग हिस्सों से भारी मात्रा में इसे इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद इसे साफ करके ब्लीच किया जाता है। शहर के लोग जो इसे कूड़ा समझकर फेंक देते हैं, ये महिलाएं उस कूड़े से बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला रही हैं। इस सफेद फाइबर से खिलौने और तकिए बनाने के पीछे जो दिमाग है वो बिजनेसमैन नमन गुप्ता का है। उसको बनाने की पहल नमन ने की थी। उन्होंने बताया कि हमने 10 ग्राम प्रतिदिन के साथ शुरुआत की थी, लेकिन अब हम लगभग 1000 किलोग्राम बड्स को रिसाइकिल करते हैं। हम सालाना लाखों सिगरेट बड्स को रिसाइकिल करने में सक्षम हैं। इसके अलावा नमन के हेल्पर्स केवल बड्स ही नहीं, बल्कि उसके ऊपर लगे पेपर को भी रिसाइकिल कर देते हैं। उसके ऊपर लगे पेपर को खाद पाउडर में बदला जा सकता है। पशु प्रेमी लोगों के लिए दिल्ली के चिड़ियाघर से एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल आम लोग, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और निजी कंपनियां अब दिल्ली के चिड़ियाघर में जानवरों को गोद ले सकती है और वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों में मदद कर सकती है। पशु गोद लेने की योजना पर पिछले 5 वर्षों से काम हो रहा था और अब इसे हाल ही में शुरू कर दिया गया है। ये योजना आम जनता, कॉर्पोरेट क्षेत्र, मशहूर हस्तियों, शैक्षणिक संस्थानों आदि के लिए खुली है। बताया जा रहा है कि इच्छुक लोग दिल्ली चिड़ियाघर की वेबसाइट पर उपलब्ध एक फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उसे भरकर प्रशासन को भेज सकते हैं, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कोलकाता जूलॉजिकल गार्डन, मैसूर चिड़ियाघर कर्नाटक, नंदनकानन चिड़ियाघर उड़ीसा और विशाखापट्टनम चिड़ियाघर ने इस योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है। दिल्ली चिड़ियाघर के निदेशक धर्मदेव राय ने कहा कि ऑयल इंडिया ने 1 साल के लिए 6-6 लाख रुपए में 2 गैंडे गोद लिए हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने पक्षियों, सांपों और यहां तक कि हाथियों को गोद लेने में रुचि दिखाई है। लोगों की भागीदारी से चिड़ियाघर को लुप्तप्राय प्रजातियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद मिलेगी। राय ने कहा कि उनके योगदान से जानवरों के लिए मौजूदा सुविधाओं को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी।